Hello students, welcome to our channel Beyond Academics. So today we are going to do part 2 of Workmen Compensation Act. In part 1 we have covered introduction, objective and definitions from the act. So in this part we are going to cover how much compensation needs to be paid by employer and how to calculate the amount. This is very important part, so please watch the full video. ओके सो लेट्स स्टार्ट रूल्स रिगार्डिंग एम्प्लॉयज कंपनसेशन कि एम्प्लॉयर की लायबिलिटी कब जनरेट होती है अपने एम्प्लॉय को कंपनसेशन पे करने के लिए. सो एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे कंपनसेशन टू एन एम्प्लॉय इन केस ऑफ एक्सीडेंट एंड ऑक्यूपेशनल डिसीज. ये जानना बहुत जरूरी है कि एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को एक्सीडेंट और ऑक्यूपेशनल डिसीज के केस में ही पेमेंट करेगा. और एक्सीडेंट कब होना चाहिए? अराइजिंग आउट ऑफ, यानी कि एक्सीडेंट का कारण भी एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे ही जो उसके वर्किंग आवर्स है उस बीच ही एक्सीडेंट होना चाहिए. ऑक्यूपेशनल डिसीज क्या है कि जो वो काम कर रहा है उन्हीं के किसी फैक्टर की वजह से उसको वो बीमारी हुई हो. जैसा हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, सपोज कोई केमिकल फैक्ट्री में काम करता है और उसकी वजह से उसे स्किन डिसीज हो गई तो उसे ऑक्यूपेशनल डिसीज की कैटेगरी में रखा जाएगा. नेक्स्ट है एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी एंड नॉन लायबिलिटी टू पे कंपनसेशन, यानी कि एम्प्लॉयर जो है कब लायबल होगा कंपनसेशन पे करने के लिए और कब नहीं होगा. तो एक चार्ट में पूरी तरीके से इसको दिखाया गया है, बहुत ही समराइज चार्ट है. एम्प्लॉयर की लायबिलिटी कब होगी? जब एक्सीडेंट हुआ है या ऑक्यूपेशनल डिसीज हुआ है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और कब वो नॉट लायबल होगा, यानी कि कब उसको पेमेंट नहीं करनी है या फिर कब उसको कंपनसेशन पे नहीं करना है. तो अगर एम्प्लॉय को या वर्कर को इंजरी होती है जिसकी वजह से उसकी डिसेबलमेंट हो जाती है टोटल या पार्शियल, जो कि 3 दिन से ज्यादा नहीं होती, तो उस केस में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ पे नहीं करेगा. सेकंड, अगर वर्कमैन या वर्कर जो है अंडर द इन्फ्लुएंस होता है किसी अल्कोहल के, ड्रिंक के या ड्रग के एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट के टाइम पे सपोज उसने कुछ ड्रग्स ले रखे हैं या ड्रिंक कर रखी है, तो भी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती अपने एम्प्लॉय को कुछ भी पे करने की. थर्ड है हमारा वर्कमैन विलफुली, यानी कि वर्कमैन जो वर्कर है अपनी मर्जी से या फिर डिसओबे करता है किसी सेफ्टी रूल को, जो रूल्स बनाए गए हैं उसके अगेंस्ट जाके कोई काम करता है, या फिर अपना सेफ्टी गार्ड या सेफ्टी डिवाइस रिमूव कर देता है. जैसा कि आपने देखा होगा कि मेट्रो जब आप रोड पे जाते होंगे और मेट्रो अंडर कंस्ट्रक्शन होती है तो लिखा होता है वर्कर्स अपना हेलमेट जरूर पहने, सावधानी बरतें, बेल्ट लगाएं. और अगर वर्कर उनमें से कोई भी काम या मेजर फॉलो नहीं करता तो उस केस में भी एम्प्लॉयर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कंपनसेशन पे करने के लिए. अब सेक्शन 3 जो है वो लिंक कैसे करता है, यानी कि इवेंट हुआ आपका पर्सनल इंजरी बाय एक्सीडेंट और जो होना चाहिए वो अराइजिंग आउट ऑफ या इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, और रिजल्ट क्या है? अगर ऐसा कुछ होता है तो एम्प्लॉयर लायबल है कंपनसेशन पे करने के लिए. तो दीज आर द एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन, ये हम पढ़ चुके हैं. व्हेन इज एन एम्प्लॉयर नॉट लायबल टू पे कंपनसेशन, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है. 3 केसेस थे हमारे. अभी दे रखा है पर्सनल इंजरी बाय एक्सीडेंट की कोई फैक्ट दे रखे हैं, केसेस दे रखे हैं कि पर्सनल इंजरी बाय एक्सीडेंट किसे माना गया है. सो पहला केस दिया रखा है, अगर एम्प्लॉय या उसका जो एम्प्लॉयमेंट का नेचर है उसमें उसको सबसे पहले हीटिंग रूम में जाना होता है और उसके बाद एक कूलिंग रूम में जाना होता है काम करने के लिए, और कूलिंग रूम में जाने की वजह से उसे हो जाता है निमोनिया जिससे उसकी डेथ हो जाती है. तो इस केस को हम एक्सीडेंट मानेंगे ड्यू टू द पर्सनल इंजरी और एम्प्लॉयर को पे करना होगा अपने एम्प्लॉय को. नेक्स्ट है पर्सन बिकम्स इंसेन एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट एंड देन कमिट सुसाइड. अगर एम्प्लॉयर जो है, जो वर्कर है, अगर काम करने की जगह पे एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे उसको कोई चोट लगती है जिसकी वजह से वो इंसेन हो जाता है या मेंटली रिटार्डेड हो जाता है और उसके चलते वो सुसाइड कर लेता है, तो इस डेथ को भी एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट माना जाएगा और कंपनसेशन पे करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को. नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर रिसीविंग कंपनसेशन फॉर पर्सनल इंजरी.
अगर पर्सनल इंजरी होती है तो कौन सी कंडीशंस होंगी जिसकी वजह से उसे कंपनसेशन मिलेगा, एम्प्लॉयर को कंपनसेशन मिलेगा। तो 3 टेस्ट लिखे हैं इसमें कि अगर ये 3 टेस्ट पास कर लेता है कोई भी एम्प्लॉय, यानी कि ये 3 टेस्ट प्रूव कर देता है एम्प्लॉय या वर्कर, तो एम्प्लॉयर को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। सबसे पहला है कि एट द टाइम ऑफ इंजरी, जब इंजरी हुई है, जो वर्कर है वो एम्प्लॉयर के ही किसी काम में लगा हो, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई काम ना कर रहा हो। जो एक्सीडेंट अकर हुआ है वो उसकी जगह पे, जहाँ पे वो काम करता है वहीं पे ही एक्सीडेंट अकर होना चाहिए, यानी कि वहीं पे ही दुर्घटना घटी हो। और जो इंजरी है या इंजरी जो है वो ड्यूटी के टाइम पे होनी चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट का नेचर ऐसा होना चाहिए कि उसमें उस इंजरी के होने का खतरा हो। तो ये 3 कंडीशन है पर्सनल इंजरी के लिए। अब नेक्स्ट है अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। किसे माना गया है कि जो कॉज है एम्प्लॉयमेंट का, एक्सीडेंट का, वो एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे हुआ है, और इन द कोर्स ऑफ का मतलब होता है कि उस टाइम पे हुआ है, उस जगह पे हुआ है एक्सीडेंट, एम्प्लॉयमेंट की टाइम पे और एम्प्लॉयमेंट की जगह पे हुआ है। तो अराइजिंग आउट ऑफ का कंटेक्स्ट आता है कि जो कनेक्टिविटी है एक्सीडेंट और एम्प्लॉयमेंट में, वो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। कंडीशंस क्या है, इंजरी जो है एक्सीडेंटल होनी चाहिए और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। कोर्स ऑफ का मतलब कि उस टाइम पे होनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ इंजरी वर्कर एंगेज इन बिजनेस ऑफ एम्प्लॉयर, और जब इंजरी होगी, एक्सीडेंट होगा, तो वर्कर जो है एम्प्लॉयमेंट के काम पे ही लगा हो, यानी कि एम्प्लॉयर के लिए ही काम कर रहा हो, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, एडवांटेज के लिए काम ना कर रहा हो। तो अराइजिंग आउट ऑफ का मतलब है, अराइजिंग आउट ऑफ सजेस्ट करता है कॉज ऑफ एक्सीडेंट की, एक्सीडेंट का कॉज क्या है, और कोर्स ऑफ सजेस्ट करता है कि टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द एक्सीडेंट। अब मान लीजिए जॉब का टाइम है 9 से 5, सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक, लेकिन और एम्प्लॉयमेंट काम खत्म हो चुका है, और जो वर्कर है वो अपनी मर्जी से रात को 8 या 9 बजे तक किसी के लालच में आके काम कर रहा होता है, या किसी वजह से रुक जाता है पीछे से, और उस टाइम उसको कोई इंजरी हो जाती है, तो इसका मतलब जो टाइम है, तो एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे वो इंजरी नहीं हुई, तो इस चीज में जो एम्प्लॉयर है वो पे नहीं करेगा अपने एम्प्लॉय को कुछ भी। ये कुछ केसेस दे रखे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, रेलवे में एक पर्सन काम करता है, ठीक है, वो मेन लाइन को ठीक करने गया हुआ है, अपना काम खत्म करके उसने काम खत्म कर लिया, अब वो प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहा होता है, और इस दौरान उसका पैर फिसल जाता है और उसको चोट लग के उसकी डेथ हो जाती है। तो इस केस में माना गया है कि जो एक्सीडेंट है वो काम के टाइम पे हुआ है और काम की वजह से ही हुआ है, तो उसे कंपनसेशन मिलेगा। सेकंड एग्जांपल में दिया गया है, एक वॉचमैन है, उसको भारी भारी पाइप उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए बोला गया है, जब वो ये काम कर रहा था उसे चोट लग जाती है, तो इसके लिए उसे कंपनसेशन मिलेगा। थर्ड केस में बोला गया है, एन एम्प्लॉय सफर्ड फ्रॉम हार्ट डिसीज, उसे दिल की बीमारी है और उसका जो काम है उसका नेचर ऐसा है कि उसको लगातार खड़े रहना है या बात करनी है, तो इस चीज में भी एम्प्लॉयर को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। सेम एग्जांपल है कि अगर एक पर्सन को हार्ट डिसीज है और वो लगातार पूरे दिन 8 घंटे काम कर रहा है, और खड़े खड़े काम करते करते गर्मी में उसको कोलैप्स हो जाता है, वो चक्कर खा के बेहोश हो जाता है हाइपरटेंशन की वजह से, तो इस केस में भी उसे कंपनसेशन रिसीव होगा। ये है ऑक्यूपेशनल डिसीजेज, कि ऑक्यूपेशनल डिसीजेज कैसी कैसी होती हैं। तो वर्कर जो है जब किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे उन बीमारियों का खतरा रहता है केमिकल्स की वजह से, किसी भी वजह से, उसे ऑक्यूपेशनल डिसीज माना गया है, कि वो बीमारियां जो ऑक्यूपेशन की वजह से हुई हैं, ऐसे काम करने की वजह से हुई है। जैसे कंटेमिनेशन का काम है जो सैनिटाइजर वर्कर्स करते हैं, उसी वजह से मान लीजिए उनको इन्फेक्शन हो गया, तो इसे ऑक्यूपेशनल डिसीज माना गया है। कोई वर्कर एक्सरे मशीन बनाने का काम करता है, वहाँ पे रेडिएशंस निकलती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, उसकी वजह से उसे कोई बीमारी होती है, तो इसे ऑक्यूपेशनल डिसीज माना गया है। स्किन डिसीज होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे केमिकल फैक्ट्री में काम करना, लेदर प्रोसेसिंग यूनिट्स में काम करना, इन वजह से स्किन डिसीज होती हैं। किसी जगह पे मशीनों का इतना ज्यादा शोर होता है कि उसकी वजह से उसे हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है, सुनने की बीमारी हो जाती है, तो इसे भी ऑक्यूपेशनल डिसीज माना गया है। लंग कैंसर बाय डस्ट, डिसीजेज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीट, कोल्ड, निमोनिया, या कुछ भी उसको फ्लू हो सकता है, तो ये सारी क्या है, ऑक्यूपेशनल डिसीजेज। ये ऑक्यूपेशनल डिसीज के बारे में डिटेल में नोट्स दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हो फॉर योर एग्जामिनेशन।
अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन। इसके ऊपर गाइस कई बार क्वेश्चन आ चुका है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट से। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन। अब इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। अभी तक हमने पढ़ा कि एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बस तभी तक है कंपनसेशन पे करने की जब वर्कर उस जगह पे है जहाँ पे काम होना है और उस टाइम के बीच में है। जैसे कि नौकरी अगर 10 से 5 की है तो 10 से 5 के बीच में ही वो पे करेगा। लेकिन ये तो है जनरल रूल कि जब तक जॉब स्टार्ट नहीं होती जब तक कि वो काम की जगह पे नहीं पहुंच जाता और तब तक जॉब चलती रहती जब तक कि वो काम की जगह पे रहता है। लेकिन थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन कहती है जो जर्नी है घर से काम पर जाने की और काम से घर लौटने की, उसको भी हम एम्प्लॉयमेंट का पार्ट मानेंगे। उन आवर्स को भी हम एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में लेंगे और उस टाइम पे भी अगर कोई एक्सीडेंट अकर होता है तो उसे भी एम्प्लॉयर को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इफ द एम्प्लॉय डाइज ड्यू टू एक्सीडेंट वाइल गोइंग टू वर्क फ्रॉम रेजिडेंस, और उस दौरान कोई एक्सीडेंट अकर हो जाता है तो उसे भी अराइजिंग आउट ऑफ एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना गया है एज पर थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन। आई होप आपको थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन क्लियर होगा। डिटेल में पढ़ने के लिए डॉक्ट्राइन दिया हुआ है, इसे आप रीड कर सकते हैं। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। अब एम्प्लॉयर की लायबिलिटी कब होती है, जब कॉन्ट्रैक्टर को बाहर उसने काम दे रखा होता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कैजुअल लेबर का कंपनसेशन अलाउड नहीं, कैजुअल लेबर इसमें कवर नहीं होती। लेकिन अगर कोई लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आती है तो वो इस एक्ट के अंडर कवर होती है। बट एम्प्लॉयर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल इन केस ऑफ एनी इंजरी कॉज टू द वर्कर्स एंगेज बाय कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि उस एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली उन्हें हायर नहीं किया होता। But under the following circumstances, it is the duty of employer to pay compensation if the contractor is engaged to do work which is a part of the trade or business of the employer, that is called principal employer। अगर जो वर्कमैन है एंगेज है उसी के ट्रेड और बिजनेस में और जो एक्सीडेंट अकर हुआ है वो उसके प्रीमाइसिस में हुआ है जिसकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने ले रखी है। अब है कंपनसेशन फॉर व्हाट, कंपनसेशन किस लिए पे किया जाता है। तो सेक्शन 4 जो है कंपनसेशन प्रोवाइड करता है इन द केस ऑफ डेथ और इन द केस ऑफ डिसेबलमेंट। इन दो केसेस में कंपनसेशन पे किया जाता है। और जो डिसेबलमेंट है वो परमानेंट और टेम्पररी होना चाहिए। परमानेंट में टोटल या पार्शियल या फिर टोटल या पार्शियल दोनों केसेस में। तो कंपनसेशन पे करने के लिए जो फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं, नेचर ऑफ इंजरी, इंजरी का नेचर क्या है, डेथ हुई है या डिसेबलमेंट हुई है, चाहे परमानेंट नेचर की हो या टेम्पररी नेचर की हो। सेकंड फैक्टर कंसीडर हम करते हैं कितना कंपनसेशन उसे मिलेगा, मंथली वेजेस कितनी है एम्प्लॉय की, और उसके लिए हम यूज करते हैं रेलेवेंट फैक्टर। रेलेवेंट फैक्टर मैंने पार्ट 1 में पहले ही बताया था कि शेड्यूल 3 में रेलेवेंट फैक्टर हमको गिवन होता है जिसकी मदद से हम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कैलकुलेट करते हैं। और कंपनसेशन पे करने के लिए अडल्ट हो या माइनर हो हम कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते। यानी कि अगर कोई 14 साल से लेकर 18 साल तक का बच्चा भी काम करता है उसे भी सेम अमाउंट मिलेगा जितना कि एक अडल्ट को मिलेगा। So these are the factors that are considered for calculation of compensation। अब अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कि कितना कंपनसेशन मिलेगा ये कैसे डिसाइड होगा। नेचर ऑफ इंजरी की डेथ हुई है या डिसेबलमेंट हुई है हम डिस्कस कर चुके हैं। मंथली वेजेस कितनी थी और रेलेवेंट फैक्टर, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन अडल्ट एंड माइनर, ये सारा हमने पिछली स्लाइड में ही डिस्कस कर लिया है। एक चार्ट फॉर्म में, पीपीटी फॉर्म में इसको मैंने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। अब एग्जांपल से समझते हैं अमाउंट ऑफ कंपनसेशन क्या डिसाइड कर रखा है, उसका फॉर्मूला क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि अमाउंट ऑफ कंपनसेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ हो जाती है तो कितना कंपनसेशन मिलेगा। तो जो भी एम्प्लॉय की वेजेस है उसका 50% ऑफ मंथली वेजेस मल्टीप्लाई बाय रेलेवेंट फैक्टर जो कि शेड्यूल 3 से निकालेंगे हम, या फिर 1,20,000 रुपए, जो भी चीज ज्यादा होगी उतना हम कंपनसेशन पे करेंगे एम्प्लॉय को। सपोज मान लीजिए रेलेवेंट फैक्टर उसका आता है 50 और उसकी मंथली वेजेस है 10,000 रुपीज, तो 50% ऑफ मंथली वेजेस हो गया 5,000 और उसका फैक्टर कितना था 50, तो 5,000 इंटू 50 जब हम करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगा 2,50,000। लेकिन
यहाँ पे एक लिमिट दी गई है 1,20,000, तो एम्प्लॉयर को 1,20,000 रुपये पे करने होंगे। अगर सपोज रेलेवेंट फैक्टर होता 10 और मंथली वेजेस होती 20,000, तो 50% ऑफ मंथली वेजेस होती उसकी 10,000, 10,000 इंटू 10 हम करते तो अमाउंट आता 1,00,000, लेकिन 1,20,000 रुपये की मैक्सिमम लिमिट है, तो हम 1,20,000 उसे पे करेंगे, विच एवर इज मोर। अब कंपनसेशन फॉर डिसेबलमेंट, डिसेबलमेंट के केस में कितना कंपनसेशन पे किया जाना चाहिए। तो अगर परमानेंट डिसेबलमेंट होता है तो 60% ऑफ मंथली वेजेस और रेलेवेंट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय रेलेवेंट फैक्टर, या 1,40,000 विच एवर इज मोर। अगर पार्शियल इंजरी हुई है जो कि शेड्यूल 2 में दे रखी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ लॉस कितना है अर्निंग कैपेसिटी का। सपोज वो 10,000 महीने के कमाता था, लेकिन इंजरी की वजह से वो 5,000 कमा पा रहा है, तो लॉस कितना होगा 50%, माइनस सच परसेंटेज ऑफ कंपनसेशन, जितना कंपनसेशन हम दे रहे हैं उसको माइनस करेंगे उस परसेंटेज को, तो इतना हम देंगे उसको परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में। लेकिन अगर डिसेबलमेंट है टेम्पररी नेचर का, तो उसे हम देंगे 25% ऑफ मंथली वेजेस माइनस वेजेस पेएबल एवरी हाफ मंथ, यानी कि हम 25% ऑफ मंथली वेजेस देंगे, माइनस करेंगे उन वेजेस में से जो उसको उसकी हाफ मंथ की सैलरी होती थी। इंजरी नॉट लिस्टेड इन शेड्यूल 1, अगर कोई ऐसी बीमारी हुई है अगर शेड्यूल 1 में नहीं लिखी है, तो जो भी प्रैक्टिकल जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा वो अगर उसे जितना परसेंटेज लॉस बताएगा हमें उसके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा। तो इसमें बता रखा है इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ होती है तो फॉर्मूला था हमारा मंथली वेजेस इनटू रेलेवेंट फैक्टर अपॉन 100, या फिर 1,20,000 जो भी दोनों में से ज्यादा होगा। तो उसकी मंथली वेजेस है 3,000 रुपीज और डेट ऑफ बर्थ है उसकी 1965, तो जो एज हुई उसकी वो हुई 34 ईयर्स का हुआ। 34 ईयर्स में रेलेवेंट फैक्टर है 199.40। तो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 50% ऑफ 3,000 दैट इज 1,500 रुपए मल्टीप्लाई बाय 199.40, या 1,20,000 जो भी ज्यादा होगा। तो रेलेवेंट फैक्टर से जब हमने निकाला तो अमाउंट आया 2,99,100 रुपए, लगभग 3 लाख रुपए। तो उसको अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कितना मिलेगा, 3 लाख रुपए, क्योंकि हमने पढ़ा है अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जो है जो फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे, या 1,20,000 दोनों में से जो भी ज्यादा होगा हम उतना अमाउंट पे करेंगे। नेक्स्ट है इन केस ऑफ पार्शियल टोटल डिसेबलमेंट, जब पार्शियल डिसेबलमेंट होगी तो कितना अमाउंट उसे हम देंगे। तो 60% ऑफ मंथली वेजेस मल्टीप्लाई बाय रेलेवेंट फैक्टर, या फिर 1,40,000 जो भी ज्यादा होगा। तो सेम हमने लिया है, मंथली वेजेस ली है 3,000 रुपीज, डेट ऑफ बर्थ है 1965, एज हो गई 34, शेड्यूल 3 में रेलेवेंट फैक्टर जो दिया हुआ है एज 34 के लिए वो है 199.40। तो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कितना मिलेगा, 60% ऑफ 3,000 दैट इज 1,800 मल्टीप्लाई बाय 199, अमाउंट आया आपका 3,58,920 विच इज मोर देन द लिमिट। सो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कितना पे करेगा एम्प्लॉयर उसे, 3,58,920 रुपीज। गाइस इसका यूज हम उसमें भी करते हैं जब आजकल आपने देखा होगा कि सरकारी में कोई एक्सीडेंट हो जाता है या आपदा आ जाती है, तो उस केस में सरकारें भी कुछ ना कुछ राहत राशि घोषणा करती है। तो उन चीजों में भी सरकार का अपना टेबल होता है, रेलेवेंट फैक्टर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्कीम भी उसी तरीके से काम करती है। अब ये दे रखा है अमाउंट ऑफ कंपनसेशन ड्यूरिंग परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, तो उसमें हमारा फैक्टर था 60% ऑफ मंथली वेजेस मल्टीप्लाई बाय रेलेवेंट फैक्टर और 1,40,000 विच एवर इज मोर। ये ऑलमोस्ट पिछले वाले की तरह है, आप उसको देख सकते हो, लेकिन इसमें रेलेवेंट फैक्टर आप देखोगे शेड्यूल 3 में, तो पार्शियल डिसेबलमेंट में जो रेलेवेंट फैक्टर है वो ज्यादा अमाउंट आता है। हाँ, अब ये है कुछ केसेस, प्रैक्टिकल केसेस कंपनसेशन टू बी पेड के। कब ड्यू होता है, जैसे ही लायबिलिटी फॉल होती है, यानी कि जैसे ही अमाउंट कंपनसेशन का फिक्स हो जाता है एम्प्लॉयर पे, तभी से ड्यू हो जाता है, तभी से उसको पे करना होता है। अगर एम्प्लॉयर कंपनसेशन का अमाउंट क्लेम एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर क्या होता है, उसको प्रोविजनल पेमेंट करनी पड़ती है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्ट। पेमेंट जो है कमिश्नर के पास जो केस सुन रहा होता है उसके पास डिपॉजिट करानी पड़ती है।
एम्प्लॉय के पास राइट होता है कि वो कभी भी उस क्लेम को कर सकता है। टाइम लिमिट क्या है पेमेंट का? जब भी ड्यू हुआ है क्लेम, उसके 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करनी होती है। अगर वो डायरेक्ट नहीं करता तो कमिश्नर जो है एम्प्लॉयर के ऊपर इंटरेस्ट लगा सकता है 12% पर एनम का, या फिर जो भी बैंक रेट चल रहा होता है जितना वो डिले करेगा। और अगर फर्दर डिले करता है वो लिमिट के बाद भी, तो उसे 50% ऑफ अमाउंट ड्यू जो है वो पेनल्टी के तौर पे करना पड़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बियॉन्ड अकेडमिक्स साइनिंग।